हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल स्टेप पर मैं हूं डॉक्टर अमन। बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि एचएएस मेंस की आंसर राइटिंग के लिए हमारा एक मॉड्यूल चल रहा है जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स में आपके लिए आपको अप्रोच कैसे करना है उसकी गाइडेंस दी जा रही है। लास्ट लेक्चर में हमने आईआर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उसी फाइल में आपके पास 2 क्वेश्चंस दिए गए थे एज योर होमवर्क। ठीक है जी, तो उन्हीं क्वेश्चंस के आज हम आंसर्स देख लेते हैं कि उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कैसे करना था, उनकी स्ट्रक्चर में व्हाट वर द मेन एलिमेंट्स विच नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिलेबस है ठीक आईआर का, और ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए जब भी आपने अपनी आईआर की प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप रूल आउट बहुत इजीली कर पाएं कि आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन था आपके लिए, दैट इज एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल एशिया इन प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग इंडियाज जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसर्न्स। ठीक है जी, आपने बताना था कि सेंट्रल एशिया की सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए फॉर इट्स जियोपॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक कंसर्न्स। ठीक है जी, ये इसकी हिंदी वर्जन है। ठीक है ना, तो लेट्स सी 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन और 150 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, आपका क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो एक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है जिसमें आपकी एक इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, एक बॉडी और आपका एक कंक्लूजन होना चाहिए, और तीनों एलिमेंट्स आपके एग्जामिनर को बहुत क्लियरली दिखने चाहिए। ये नहीं कि आपस में ये सब मर्ज हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आपके इंट्रोडक्शन पार्ट अलग, बॉडी पार्ट अलग और आपका कंक्लूजन पार्ट अलग, बहुत ही क्लियरली आपका स्ट्रक्चर टीचर को एग्जामिनर को दिखना चाहिए। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपने बताना है बेसिकली आपके सेंट्रल एशिया के, इंडिया के सेंट्रल एशिया के साथ अगर हम बात करें तो सेंट्रल एशिया के साथ जो इंडिया ने रिलेशंस बनाए हैं उसकी अहमियत क्या है, व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन मेकिंग और इम्प्रूविंग आवर रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया। ठीक है जी, the relations with both the nations, so they have deep historical connect है, cultural connect है और economic connect है। तो तीनों ही elements से इन दोनों countries के relations एक दूसरे के साथ मिलते हैं, which have ठीक है ना over a period of time evolved into a mature and a transformative partnerships। ठीक है जी, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारी एक कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी भी है, जैसे हमारी ईस्ट एशिया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आपकी थिंक वेस्ट पॉलिसी, उसी तरीके से हमारी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी भी है। ठीक है जी, कहीं ना कहीं वो आपके मल्टी डायमेंशनल मल्टी फैसेटेड टाइज के ऊपर फोकस करती है। ठीक है ना, सो इट फोकसेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल कनेक्शंस मार्किंग दी 30 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन है। बेसिकली विद दिस यू आर मेकिंग अ बेस फॉर आंसर। ठीक है, आपकी मेन बॉडी के लिए आप एक बेस क्लियर बना रहे हो। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आता है आपका सिग्निफिकेंस क्या है जियोपॉलिटिकल एंड आपकी इकोनॉमिक। तो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, पहली बात तो ठीक है ना, दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज, ये ब्रिज बनाता है। ठीक है जी, बिटवीन द एशिया एंड यूरोप। तो अगर हमने अपने रिलेशंस यूरोप के साथ इंप्रूव करने हैं, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद रशिया, तो सेंट्रल एशिया एक्ट्स एज दैट पर्टिकुलर ब्रिज। ठीक है ना, तो ये पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज, क्योंकि आज की डेट की अगर हम बात करें तो हमने एक साउथ एशियन ही नहीं, हमने एक पैन एशियन प्लेयर बनना है। तो उसके लिए एशिया के हर, हम कहते हैं कि पार्ट के साथ हमारा वो कनेक्ट होना चाहिए जो एक ग्लोबल प्लेयर या फिर एक रीजनल प्लेयर का होता है। ठीक है जी, देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है ना, सेंट्रल एशिया इज द मेन फोकस्ड एरिया ऑफ द एससीओ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो अगर हम एससीओ के साथ अपनी पार्टनरशिप को और ज़्यादा डीपन करना चाहते हैं, वी वांट टू हैव द डीपन एंगेजमेंट विद एससीओ, तो उसके लिए हमें हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने की ज़रूरत है। ठीक है जी, ये कहीं ना कहीं दे द सेंट्रल एशियन कंट्रीज प्रेजेंस इन एससीओ दे सपोर्ट इंडियाज विजन ऑफ एन एशियन सेंचुरी। ठीक है ना, सो देन मिटिगेटिंग द नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है ना, आपके जो एससीओ की अगर हम बात करें तो यहाँ का एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है विच इज आरएटीएस रैट्स। ठीक है ना, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लिए, नॉन स्टेट एक्टर्स की प्रेजेंस को या फिर उनकी जो इन्फ्लुएंस है इन दिस होल रीजन, उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बहुत बड़ी हमारी लिए हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना, so they become very crucial like in like mitigating the destabilization which is being caused by the non-state actors। ठीक है जी, then balancing China, अगर हम चाइना को बैलेंस आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए we need to have the support of Central Asia। कहीं ना कहीं जैसे आप लुक ईस्ट की बात करें, आप आसियान नेशंस की बात करें, वहीं पे वहाँ पे भी इंडिया का रोल एक बैलेंसर की तरह देखा जाता है टू चाइना। ठीक है ना, उसी तरीके से इन द सेंट्रल एशियन जोन ऑल्सो, ठीक है ना, इंडिया इज लुक्ड अपॉन एज अ बैलेंसर टू चाइना इन, ठीक है ना, अमंग द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो वहां पे भी उस हिसाब से भी सेंट्रल एशिया कई कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप, हमारी एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। ठीक है जी,
फिर उसके बाद जियो इकोनॉमिक, सो दैट वाज द जियो पॉलिटिकल, ठीक है ना, या फिर जियो स्ट्रैटेजिक। अब आते हैं जियो इकोनॉमिक। इकोनॉमिकली का सिग्निफिकेंस है, पहली बात तो है कि बहुत इंपॉर्टेंट कंज्यूमर मार्केट है, क्योंकि अनटैप्ड मार्केट है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस ऑफ कंज्यूमर मार्केट। तो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बहुत अच्छी बन सकती है, ठीक है जी। ट्रेड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर मार्केट आपकी बहुत है तो नेचुरल आपका ट्रेड पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होगा। देन एनर्जी सिक्योरिटी, नाउ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज दे आर रिच इन एनर्जी रिजर्व्स, पर्टिकुलरली द गैस रिजर्व्स। तो अपनी कंट्री की इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स दे होल्ड दैट वैल्यू। ओके, देन द पाइपलाइन प्रोजेक्ट आ जाता है, यही आपका जो तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। सो एंड आईपीआई पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये दोनों ही इसी के अंदर आ जाते हैं। एंड देन कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, ठीक है ना, आपका जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ठीक है जी, तो दैट इसके अंडर आता है, ठीक है जी। एंड द अशगाबाद एग्रीमेंट ऑल्सो, ठीक है ना, तो ये तो एंटायरली लिंक ही आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ है, ठीक है ना। सो ये दोनों ही कह सकते हैं कि इन बिकॉज ऑफ दीज एस्पेक्ट्स सेंट्रल एशिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, चाहे आप जियो पोलिटिकल ले लीजिए, जियो स्ट्रैटेजिक ले लीजिए, या फिर आप जियो इकोनॉमिक ले लीजिए, ठीक है जी। सो सिंपली यही है। अब आपको हमने, क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कस किया है, व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन आंसर और आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी है, तो यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर बाय समराइजिंग। आपने इंपॉर्टेंस लिखी हुई है, तो सिंपली समराइज कर दीजिए कि हाँ जी, इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स को आप दो स्टेटमेंट्स में कैसे करोगे, ठीक है जी। सो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सो दिस कॉल्स फॉर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, क्योंकि इतनी सिग्निफिकेंस है, सो दिस कॉल्स फॉर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। सो रिकॉग्नाइजिंग द जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इंडिया मस्ट टैप इनटू द रीजन्स अनरियलाइज्ड पोटेंशियल थ्रू सस्टेन्ड एंगेजमेंट, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आपने सिंपली समराइज कर दिया कि हमें उनके साथ एंगेजमेंट बनाए रखने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट बनाए रखने की जरूरत है। बहुत सिंपल है, कोई इतना, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है जी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया नेपाल रिलेशनशिप। अभी हमारे एग्जैक्ट बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड का क्वेश्चन है, आपने इंडिया नेपाल रिलेशंस के लिए रिलेशंस की इंपॉर्टेंस बतानी है, ठीक है जी। देन आपने चैलेंजेस एनालाइज करने हैं और उनके पोटेंशियल सॉल्यूशंस करने हैं रिगार्डिंग द इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके चैलेंज क्या है और उन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, वो आपने करना है। सो आपके क्वेश्चंस के तीन एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है जी। आपने पहले सिग्निफिकेंस बतानी है रिलेशंस की, फिर आपने बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके क्या चैलेंज चल रहा है और उन चैलेंज का क्या सोल्यूशन है, ठीक है जी। सो अगेन यू हैव टू राइट दी आंसर इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। सो रिसेंटली, वेरी रिसेंटली आई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, लाइक विजिटेड लुम्बिनी, ठीक है ना, वेयर हम कह सकते हैं कि ही लेड द फाउंडेशन स्टोन अलॉन्ग विद द नेपालीज प्राइम मिनिस्टर फॉर बिल्डिंग अप एन लाइक अ बुद्धिस्ट विहारा विद इंडियन असिस्टेंस। कहीं ना कहीं इसी से इंडिया और नेपाल की अगर हम रिलेशन की बात करते हैं, उसको हम और ज़्यादा कल्चरल एस्पेक्ट से और ज़्यादा एंगेज करने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमने चैलेंजेस को, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है ना, तो चैलेंज को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यू गो इन फॉर द हार्ड पावर और यू गो इन फॉर द सॉफ्ट पावर। और अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ अगर हम अपना कोई भी चैलेंज सॉल्व करना चाहते हैं, तो द बेस्ट वे इज टू गो इन फॉर द सॉफ्ट पावर, ठीक है जी। सो इसके साथ आपने अपने आंसर का एक बेस बना लिया है, ठीक है जी। सो अब इंपॉर्टेंस, पहले सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है। सो नेपाल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेबर ऑफ इंडिया, ठीक है जी, बिकॉज एंड ऑक्यूपाइज अ वेरी सिग्निफिकेंट पोजीशन इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक लिंकेजेस विद द इंडिया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। सेंचुरी से हमारे नेपाल के साथ लिंकेजेस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप रोटी बेटी का रिश्ता भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी लिंकेज तो बताता है, ठीक है ना। तो ये सिग्निफिकेंस है दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप की, ठीक है जी। एंड देन both the countries they share similar ties in terms of Buddhism and Hinduism। तो ये सिग्निफिकेंस है कि आप इतना इंपॉर्टेंट आपका कल्चरल लिंक है एक दूसरे के साथ, ठीक है जी। एंड देन ठीक है ना, बोथ द कंट्रीज दे नॉट ओनली शेयर एन ओपन बॉर्डर एंड अनहिंडर्ड मूवमेंट, ठीक है ना, बट ऑल्सो हैव क्लोज बॉन्ड्स थ्रू मैरिजेस एंड फेमिलियल टाइज, पॉपुलरली नोन एज रोटी बेटी का रिश्ता, ठीक है जी। सो ये सिग्निफिकेंस बताती है कि आपके दो कंट्रीज के रिलेशनशिप को आप इस तरीके से, ठीक है ना, डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है ना। देन नेपाल इंडिया ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950, इट फॉर्म्स अ बेडरॉक ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है जी। दोनों कंट्रीज के बीच में 1950 एक ट्रीटी साइन
साइन हुई है और वहीं से ही आपके दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप का एवोल्यूशन हो रही है, ठीक है जी। देन 5 कंट्रीज के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, ठीक है ना, सॉरी 5 स्टेट्स के साथ इंडिया और नेपाल का बॉर्डर लगता है, ठीक है ना, इंडियन 5 इंडियन स्टेट्स का बॉर्डर है नेपाल के साथ, तो कहीं ना कहीं अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कल्चरल इकोनॉमिक एक्सचेंज। देन नेपाल इज राइट इन द मिडल ऑफ इंडिया हिमालयन फ्रंटियर्स, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर है और एक बफर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में अगर आप बफर की तरह काम देखोगे तो वो आपके लिए एक नेपाल है और दूसरा आपका भूटान है, तो ये सिग्निफिकेंस आ जाती है, ठीक है जी। and it acts as a buffer state against any possible aggression from China, ठीक है। and then rivers originating from Nepal they feed the perennial, ठीक है ना, river systems of India, और कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की हाइड्रो पावर एनर्जी के लिए भी नेपाल की बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आ जाती है। नेपाल में सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज को हम इंडिया टैप कर रहा है, वी आर मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ओवर देम, सो कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंस है कि दोनों कंट्रीज मिलके इतने इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद अब नाउ however despite having so much significance in this relationship still there are certain challenges, तो पहला तो चैलेंज आएगा कि दैट इज योर, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट का है, आपने बात करनी है, तो काला पानी बाउंड्री इशू आ जाता है, ठीक है जी। 98% तो हमारी बाउंड्री रिजॉल्व है, ठीक है, दैट हैज बीन कंप्लीटली डिमार्केटेड, बट सुस्ता, काला पानी, ठीक है ना, आपका गंदक, ये वो एरियाज हैं, ठीक है ना, जिनके ऊपर आपकी बॉर्डर डिलिनेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहीं से भी आपका एक बॉर्डर डिस्प्यूट इमर्ज होता है, ठीक है ना। और 2019 की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल ने तो अपना एक नया पॉलिटिकल मैप ही रिलीज कर दिया था, जहाँ पे उन्होंने काला पानी, लिम्पियुदरा एंड लिपुलेख को नेपाल की टेरिटरी बताया गया है, जो कि अगर हम आप बात करें तो वो इंडिया की टेरिटरी, उत्तराखंड की टेरिटरी है, बट नेपाल ने इस टेरिटरी को अपनी टेरिटरी बनाया है, ठीक है ना। और आपकी जो 1950 की जो ट्रीटी है पीस एंड फ्रेंडशिप की, कहीं ना कहीं नेपाल इसे अनइक्वल मानता है, क्योंकि इस ट्रीटी को जब साइन किया गया था, सो दैट वाज साइंड बाय दी, हम कह सकते हैं, इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल एंड दी नेपालिस, ठीक है ना, उनकी जो लीडरशिप थी, तो इंडियन एम्बेसडर ने उस ट्रीटी को साइन किया था, तो उनका लगता है कि इंडिया इस ट्रीटी को या फिर नेपाल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है कि इंडिया की लीडरशिप ने ये ट्रीटी साइन किया, तो इस वजह से इस ट्रीटी को लेके वो, हम कह सकते हैं कि बहुत स्केप्टिकल हैं कि इंडिया इक्वली नेपाल को नहीं कंसिडर कर रहा है, तो इसी वजह से फिर ऐसे ना बॉर्डर डिमार्केशंस नहीं, ठीक है ना, एज एंड व्हेन वो इमर्ज होती रहती हैं, ठीक है। देन ओवर द ईयर्स ऑल्सो, ठीक है, नेपाल हैज शिफ्टेड अवे फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना, वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर आया है, तो चाइनीज इन्फ्लुएंस, चाइनीज अग्रेशन बहुत ज़्यादा नेपाल के अंदर दिख रहा है। चाइना हैज़ बिन कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंसिंग द इंटरनल मैटर्स एंड द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ नेपाल, ठीक है ना, वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट जब बनी है, तो वहाँ देर हैज़ बिन अ प्रॉपर एविडेंस दैट देर हैज़ बिन इंटरफेरेंस बाय चाइना इन दोज इंटरनल अफेयर्स ऑफ नेपाल, तो ये कहीं ना कहीं चाइना की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है ना। एंड द राइजिंग नेपाल एंड चाइना कोऑपरेशन अंडरमाइंस द नेपाल्स डिस्टिंक्शन एज अ बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और अगर नेपाल चाइना के साथ इतनी स्ट्रांगली जाता है तो नेपाल की पोजीशन एज अ बफर स्टेट वो कहीं ना कहीं, ठीक है ना, वो हम कहते हैं कि वो डाइल्यूट हो जाती है और वो कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं रहता, बिकॉज वी नीड नेपाल एज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है जी। और सिंस, ठीक है ना, यहीं से फिर इंडिया की इंटरनल, ऑल्सो इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी बहुत आ जाती है, क्योंकि अगर हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं, इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन बॉर्डर्स हैं, ठीक है ना। सो जब ओपन बॉर्डर्स हैं तो देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, तो उस फ्री मूवमेंट की, ठीक है ना, सो दैट कैन बी यूज्ड बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है ना, तो वो हम कह सकते हैं कि दे, ठीक है ना, दे टेक द एडवांटेज ऑफ दिस ओपन बॉर्डर्स, जो कहीं ना कहीं इंडिया में आकर डिस्टर्बेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है, तो हमारी पूरी की पूरी इंटरनल सिक्योरिटी अंडर थ्रेट आ जाती है बिकॉज ऑफ द ओपन बॉर्डर्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है जी। एंड देन ट्रस्ट एंड एथनिक डिफरेंसेस, ठीक है ना, इन्हीं वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट इशू आ जाता है, और कहीं ना कहीं इंडिया हैज ऑल्सो बीन एक्यूज्ड बाय नेपाल कि इंडिया इज फ्यूलिंग द एथनिक डिस्प्यूट्स इन दी नेपाल, ठीक है ना, आपके जो मधेशीज हैं नेपाल में, वहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था, कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि इंडिया ने उस एथनिक कन्फ्लिक्ट को फ्यूल किया है, ठीक है जी। सो इस वजह से सो देयर हैज बीन अ जनरेशन ऑफ एन एंटी इंडिया फीलिंग अमंग द रेस्ट ऑफ द एथनिक ग्रुप्स इन नेपाल, ठीक है जी। अब व्हाट कुड बी द पोटेंशियल सॉल्यूशंस फॉर दिस, ठीक है ना, सबसे पहले तो बॉर्डर मैनेजमेंट है, चाहे आपका ऊपर ओपन बॉर्डर्स हैं, बट कहीं ना कहीं यू नीड टू हैव द बॉर्डर मैनेजमेंट, कि आपको देयर इज अ प्रॉपर, ठीक है ना, मैनेजमेंट, कि वहाँ से मूवमेंट ऑफ द पीपल को आप यू कैन नॉट रेगुलेट दैट, बट आप कहीं ना कहीं आप वॉच तो कर ही सकते हो, ठीक है ना, वॉच रखना बहुत जरूरी है। सो बॉर्डर मैनेजमेंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। एंड देन परमानेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, अब आपका काला पानी है, सुस्ता है, गंदक बेल्ट है, ठीक है ना, वहाँ पे जो आपका
आ रहा है कि रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर दिया, तो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट खड़ा हो गया. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजंस, फॉर दैट पर्टिकुलर इश्यूज, ठीक है ना, लाइक देम, सो देयर नीड टू हैव अ परमानेंट बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. ठीक है जी. देन एड्रेसिंग द इकोलॉजिकल कंसर्न्स. ठीक है जी. सो बोथ द कंट्रीज दे कैन आल्सो एड्रेस द इकोलॉजिकल कंसर्न्स टुगेदर. तो कहीं ना कहीं जिन एरियाज के ऊपर हम कहते हैं कि विच आर सो क्रिटिकल एंड सो सेंसिटिव लाइक द बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो आप कहीं ना कहीं इकोलॉजी को यूज करके आप इन डिफरेंसेस को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है जी. सो इंडिया एंड नेपाल कैन एड्रेस द इकोलॉजिकल कंसर्न्स एंड चेंजिंग ज्योग्राफिकल पैटर्न्स ऑफ द रिवर्स बाय टेकिंग कंसल्टेटिव अप्रोच. ठीक है ना. तो जैसे गंडक ने अपना रूट चेंज किया है, उसकी वजह से बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, तो यू कैन एड्रेस द इकोलॉजिकल कंसर्न्स अराइजिंग आउट ऑफ इट. ठीक है जी. देन प्रमोट रिस्पेक्ट. ठीक है ना. ट्रस्ट इशू को क्लियर आउट करने के लिए यू नीड टू प्रमोट रिस्पेक्ट अमंग ईच अदर. ठीक है ना. ऑफ ईच अदर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस. देन कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स लेने की बहुत जरूरत है. फॉर एग्जांपल मैनेजिंग वेरियस एरियाज, दोज हम कह सकते हैं सेक्टर्स विच इन्वॉल्व द बॉर्डर्स. फॉर एग्जांपल आपका क्रॉस बॉर्डर क्राइम, नार्कोटिक्स की स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आपकी काउंटरफिट करेंसी की स्मगलिंग, ये सारा ओपन बॉर्डर से होता है. तो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है. क्रॉस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है ना. सो अगर ये बनती हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनेगा. ठीक है ना. एंड लास्टली इंप्रूविंग द डायलॉग. ठीक है. जब तक आपका एक दूसरे के साथ डायलॉग नहीं होता, डायलॉग डिलीवरी नहीं होती है, फ्रेमवर्क्स नहीं स्टैब्लिश होते, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स नहीं स्टैब्लिश होते, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकते हो. ठीक है ना. फॉर दैट यू नीड टू इंप्रूव द डायलॉग बिटवीन बोथ द नेशंस. ठीक है जी. सो बहुत ईजी था. सो हाउ कैन यू कंक्लूड योर आंसर? So simply by summarizing that Indian government should engage constructively with the new leadership in Nepal, ठीक है ना, and work towards enhancing the cooperation in various areas. Simply you have to take a कंक्लूजन, एक बहुत समराइज वे में आपने अपना आंसर लिखना है, क्योंकि आपने सिग्निफिकेंस भी लिख दी है, आपने चैलेंज भी एड्रेस कर लिख दिया है, आपने उसका सोल्यूशन भी लिख दिया कि हाउ कैन यू एड्रेस दो चैलेंजेस. तो व्हाट इज लेफ्ट इन द कंक्लूजन? इट इज सिंपली द समरी. आपने समराइज करना है जो भी आपने लिखा है. ठीक है जी. क्लियर है? तो चलिए ये आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन है. ठीक है ना. अब आप इसका आंसर आपने लिखना है. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, व्हाट इम्पैक्ट विल द I2U2 coalition have on India's stance in worldwide geopolitics? I2U2 का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स? ठीक है जी. सो सेकंड क्वेश्चन आता है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ चाइना ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन. आपने चाइना की पॉलिसीज और पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट बताना है इंडिया के ऊपर, इंडिया के इंटरेस्ट के ऊपर. चाइना की पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसमें आपने इकोनॉमिक बताना है और स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन बतानी है. हमने बताना कि व्हाट इज द इम्पैक्ट, तो कौन सा इम्पैक्ट बताना है आपने, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है और स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या है चाइना की पॉलिसीज का. ठीक है जी. पहला क्वेश्चन है कि I2U2 का क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया स्टांस ऑन द वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिक्स. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस I2U2, तो बीइंग अ मेंबर ऑफ I2U2 how this coalition is going to help India. ठीक है ना. what, और इन केस अगर कुछ नेगेटिव है तो क्या, ठीक है ना, आपने बताना कि सिंपली यू हैव टू टेल द इम्पैक्ट. ओके. तो ये इनके, so this is the Hindi हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशंस हैं. so all the students who are comfortable in Hindi language, तो आप हिंदी में अपने आंसर्स अटेम्प्ट करके भेज सकते हैं. ठीक है जी. so this is the question. so this is like this, I2U2, I मिसिंग था, so I2U2. ठीक है ना. और so this is the link where you can send your answers. civilstaffhimachal.spy.com, यहाँ पे आप अपना आंसर लिख के भेज सकते हैं. दैट विल बी इवैल्यूएटेड बाय द फैकल्टी. ठीक है जी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल फिर मिलेंगे विद द आंसर्स एंड द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ दीज आंसर्स, कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे. ठीक है जी. सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. थैंक यू.